हेलो दोस्तों, आज हम अगला पोर्शन देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। पहला हमने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने अच्छे से समझा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से हमारा जो एक्ट है वो किस तरह से डिफाइन करता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फिर उसके बाद हमने दूसरे एक्ट की मदद ली, जनरल क्लॉज एक्ट 1897, और फिर उसके बावजूद भी क्लियर नहीं हो पा रहा था तो हमने एक और एक्ट की मदद ली, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, हमने 2-3 एक्ट की मदद लेकर के एक कॉन्सेप्ट को समझा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसके बाद समझ में आता है कि भाई जब इमूवेबल प्रॉपर्टी ये होती है तो उसके अपोजिट बिल्कुल उसका उल्टा होगा क्या, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारे एक्ट को ऐसा नहीं लगा कि हमारे एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन देनी चाहिए, हमारे एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहिए, तो उसने बिल्कुल छोड़ ही दिया, उसने डिफाइन नहीं किया। तो अब जब हमें समझना है कि एग्जैक्टली मूवेबल प्रॉपर्टी कहते किसको हैं। अब जैसे कि नॉर्मली हम समझते थे कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको नहीं देख सकते। ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और दूसरे को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अब टेंजिबल में हमने देखा कि दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल होती है, एक मूवेबल। अब जैसे मूवेबल हमें नॉर्मल से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि मूवेबल, जिसको हम मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो भी नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल, जिसको हम मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हम बस बेसिकली इतना ही समझते थे, लेकिन एक्ट आने के बाद, उस टर्म को समझने के बाद हमको ये पता चल रहा है कि इसकी मीनिंग जो है बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ी है। तो उसी तरह से अब जैसे हमारे एक्ट को नहीं लगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहिए, तो उसने मतलब एक्चुअली हमारे कानून का, हमारे लॉ में एक ऐसा प्रोविज़न है कि आपको जो डिफिनीशन जहाँ अगर उस एक्ट में नहीं मिल रही है, उस इंस्टीट्यूट में नहीं मिल रही है, तो आप किसी दूसरे एक्ट में जा करके उसको ढूंढ लें। हालांकि एक जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया गया है जो जनरली इसी पर्पज से बनाया गया कि जो कहीं नहीं मिलेगा वो उसमें मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 36 क्या बताता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, 3 सब सेक्शन 36 बताता है, मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये भाई साहब तो और कमाल कर रहे हैं। इनसे पूछा हमने, बताइए कि मूवेबल किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं भैया देखो मूवेबल हर वो प्रॉपर्टी होगी जो इमूवेबल नहीं होगी। अरे बिल्कुल, ये तो जैसे हमारे एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी बताया गया था तो उन्होंने कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल नॉट इंक्लूड क्या, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। इन तीनों को छोड़ के इन तीनों को भी इंक्लूड ही नहीं करते हैं अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में। तो वैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा वो क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। चलिए, इनकी भी लीला अपरंपार है। आगे देखते हैं क्या कहता है दूसरा एक्ट। फिर उसके बाद इसमें जब हम नहीं ढूंढ पाए, हमको इस डिफिनीशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ठीक है, हम सहमत नहीं हैं, खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो जो चीज़, मतलब ये 2 पर्सन है, ठीक है, इनका नाम है राम और दूसरे भाई साहब ये हैं, ठीक है, विद द सेम डिस्क्रिप्शन, इनका नाम है श्याम। ठीक है, श्याम। अब देखो, अब ये राम है, ये श्याम है, दोनों भाई हैं, ट्विंस हैं। ठीक है, ट्विंस हैं, दोनों ट्विंस हैं और एक ही जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो अब एक रास्ते से जा रहा आदमी एक आदमी से पूछता भाई साहब ये कौन है, तो कह रहा अगर राम है तो श्याम नहीं है, श्याम है तो राम नहीं है। मतलब क्लियर हुआ कुछ नहीं? क्यों? क्योंकि भाई दो लोग हैं, दोनों सेम डिस्क्रिप्शन के हैं, एक ही मतलब दोनों का फिजिकल स्ट्रक्चर, दोनों का जो फेस कटिंग है, सब कुछ सेम है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कौन है, तो बोला अगर ये राम है तो श्याम नहीं होगा, अगर श्याम है तो राम नहीं होगा। खेल रहे उसी में, क्लियर कुछ नहीं हो रहा है।
तो इससे भी क्या क्लियर हो रहा है, जनरल क्लॉज एक्ट बना दिए हो, उसमें डिफिनेशन डाल दिए हो, अब जब ये इतना कुछ डाले हो, एक लाइन डाले हो, तो इसमें एक लाइन और बढ़ा देते कि भाई तुमने लिख दिया मूवेबल प्रॉपर्टी शैल मीन प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल हर वो प्रॉपर्टी होगी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी वो तो हम समझ रहे हैं, तभी ना हम उसको मूवेबल कह रहे हैं। जिसको नहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं वो तो इमूवेबल होगी, जिसको ले जा सकते हैं वही मूवेबल होगी। ठीक है, तो अब इसको आगे और आगे समझने के लिए हमें दूसरे एक्ट की तरफ अपना रुख बदल लेना होगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अब देखो एक चीज देखो, जब भी मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे उस टाइम पे इन तीनों को क्यों शामिल करेंगे? सबसे पहले इन तीनों को क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी ने इनको सबसे पहले ही छोड़ा है। उन्होंने अपने डिफिनेशन में यही बात कही है कि हम इनको अपने टीम में नहीं लेते हैं। ठीक है, ये हमारी टीम से बाहर है क्योंकि हम इनको अपनी टीम में रख नहीं सकते। तो जिनको टीम से निकाल दिया गया वो बेहतर है किसी दूसरे टीम के लिए, तो उन्होंने पहले उसको रख लिया अपने पास। ठीक है, जूसी फ्रूट्स इन ट्रीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो ये भी अभी क्लियर नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि चीज़ें जो हम चाहते हैं आप लोगों को बताना, ठीक है, हम जितना हम खुद सेटिस्फाई होना चाहते हैं उतना ही आपको उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फाई देखना चाहते हैं। तो पहली चीज़ क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स स्टैंडिंग टिम्बर। स्टैंडिंग टिम्बर मतलब हर वो पेड़ जो काटने मतलब काट कर जलाने या फर्नीचर बनाने के काम के लिए ही लगाया गया है। ठीक है, इस पर्पस से लगाया गया, इस उद्देश्य से लगाया गया, उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कहेंगे और वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसको हम अलग करते हैं, सेवियर फ्रॉम लैंड, जमीन से अलग करते हैं और क्या करते हैं उसको टूक इनटू द, ठीक है, एक फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, हमको कारपेंटर के पास जाने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो वो अलग बात है किसके पास ले जाना किसके पास नहीं ले जाना है, बस पर्पस क्या है इसका, स्टैंडिंग टिम्बर क्या है, क्यों है, कैसे इसको क्यों कहते हैं हम, बस। ठीक है, तो अब ये समझ गए ग्रोइंग क्रॉप्स फसल जो बढ़ रही हैं और उनको उनका दिन तय है कि इनको कटना ही कटना है। ठीक है, उनका फिक्स है करियर कि भाई आज तुम बड़े हो लो, जितना बड़ा हो ना एक दिन तुमको हम उड़ा देंगे, काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रास। ग्रास का काम तो भाई आपको पता है। ठीक है, जो जितने जानवर हैं वो उसको अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और अगर वो उनसे बच जाती है तो पैरों से कुचल के उसको ख़त्म कर दिया जाता है। दैट मतलब परमानेंट नहीं रहता है। ठीक है, जूसी फ्रूट्स जो पेड़ फलदार फल देते हैं, रसदार, जैसे मान लीजिए आम हो गया, अनार हो गया, ठीक है, सेब भी हो गया, तो जो भी मतलब जो भी फल फ्रूट वाले पेड़ हैं, ठीक है, उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। उन पेड़ को नहीं रखते हैं बल्कि उस फल को रखते हैं जो उस पेड़ पे लगा है। ठीक है, जूसी फ्रूट्स इन ट्रीज, पेड़ों पे लगे वो रसदार फल, ठीक है, उसको हम मूवेबल कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन उस पेड़ को इमूवेबल कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। फिर उसके बाद कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन, और कोई भी प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी इन्होंने भी अच्छी गढ़ी, अच्छी बताई, समझ आई चीज़ें, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ पे इन्होंने फिर यही अल्लाह के यहाँ रिपीट कर दिया। ठीक है, तो अब इन दो एक्ट से भी हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, तो हम देखते हैं एक दूसरे एक्ट की तरफ और देखते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। आगे देखते हैं कि हमारा अगला एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी तक हमने दो एक्ट देख लिए, एक हमारा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, दूसरा हमारा द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, दोनों के प्रोस्पेक्टिव से हमने देखा, दोनों के परव्यू से हमने देखा कि क्या क्या होता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, क्या क्या शामिल होते हैं। अभी एक एक्ट है जो हमें इस कन्फ्यूजन से बचा सकता है। ठीक है, वो एक्ट हमारा है इंडियन पीनल कोड। अब ये देखिए कि एक पीनल कोड है, ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ में आता है, क्रिमिनल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ है जो ये बताता है कि क्या चीज़ें मूवेबल हैं। अब यहाँ आईपीसी में मूवेबल प्रॉपर्टी को समझाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है
ठीक है, कि इसमें लोग कंफ्यूज ना हो बिल्कुल, क्योंकि आईपीसी में एक सेक्शन है 378 378 जो बात करता है चोरी की। ठीक है, तो अब हमने जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि चोरी किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की ही होती है। ठीक है, अब जब चोरी हो रही है किसी घर में, क्या क्या चीज़ें गई हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें घर से उसके जानकारी के बिना गायब हुई हैं, तो उन चीज़ों में क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मूवेबल प्रॉपर्टी कैटेगरी में नहीं आती है, या फिर उसको मूवेबल प्रॉपर्टी समझेंगे कैसे, ये हमारा सेक्शन 22 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बताता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन 22 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड कहता है द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब वो सभी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, सिवाय कुछ को, जैसे लैंड और जो भी चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, परमानेंट उनको उसमें फिक्स कर दिया गया है किसी चीज़ में। ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा अटैच्ड है ज़मीन से, ठीक है, या कुछ भी ऐसा जो ज़मीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, अटैच्ड हो, लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम हटा देते हैं, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, एक एक्सेप्शन है ये, अगर कहीं भी कोई भी बात कह रहा है अपनी, ठीक है, कोई एक्ट कह रहा हो या कोई डेफिनेशन कह रहा हो या कोई क्लॉज कह रहा हो, कोई बात, या कोई पर्सन ही अपनी बात रख रहा हो, तो वो अगर बीच बात करते करते उसमें बट ले आया, प्रोवाइडेड ले आया, ठीक है, तो उसका मतलब है कि इस बात का जो अभी तक यहाँ से यहाँ तक हमने आपको बताई, इसका ये यहाँ इस पॉइंट पे ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, यानी ये बातें अप्लाई नहीं होंगी इस केस में। जो बात यहाँ कही है इस केस में ये बातें अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है, अब वो बातें क्या है, करा बट थिंग्स अटैच टू द लैंड में बिकम मूवेबल प्रॉपर्टी बाय सेवरेंस फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए ये बात कह के इसने एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी है। ठीक है, ये जो लोग ये 378 पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं या उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी में मान लीजिए हमने जैसे उस दिन बताया था कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ जमीन पे लगा हुआ है, लैंड है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है। अब कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, पर्सन आ रहा है, इसके हाथ में क्या है, एक्स है, ठीक है, ये कुल्हाड़ी है, ठीक है, ये इसको काट रहा है, ठीक है, पहली चोट मारी, दूसरी चोट मारी, तीसरी मारी, ऐसे करके करके धीरे धीरे वो काट रहा है। अभी पेड़ कट गया, ठीक है, पेड़ कट गया और ये इसको लेके चला गया अगर, ठीक है, ठीक है, टेक अवे, ठीक है, तो क्या ये चोरी होगी? पेड़ तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, फलदार पेड़ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको ये काट के लेके चला गया, तो क्या ये चोरी होगी? तो यही लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट थिंग्स अटैच टू द लैंड, अगर ज़मीन से कोई चीज़ें लगी हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती हैं जब उनको सेवियर कर दिया जाए अर्थ से, जब उनको ज़मीन से अलग कर दिया जाए, भूमि से अलग कर दिया जाएगा तो वो बन जाएंगी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये देखो, ये ज़मीन से इसको अलग कर दे रहा है, काट दे रहा है, काट के इसको अपने साथ ले जा रहा है, तो ये क्या बन गई? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे ही इसने अलग कर दिया, ठीक है, ये चोरी की यानी थेफ्ट की के डेफिनेशन में तुरंत आ जाएगी। ठीक है, थेफ्ट का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, चोरी के लिए ये तैयार है। अब इसको आप चोरी करोगे तो 378 में इसका मामला दर्ज हो जाएगा, अगर आप दर्ज कराओगे तो दर्ज हो जाएगा। बट अगर इसने काट दिया और काटने के बाद ले जाने में असमर्थ रहा, वो नहीं ले जा पाया, काट के गिरा दिया लेकिन ले नहीं जा पाया, ठीक है, डिडंट टेक अवे, ले नहीं जा पाया, ठीक है, तो क्या ये चोरी तब भी मूवेबल प्रॉपर्टी है कि नहीं है? भैया जैसे कटा, ठीक है, जैसे अलग हुआ जमीन से, मतलब ही खत्म कि ले जा पाया नहीं ले जा पाया, ठीक है,
बन गया मूवेबल प्रॉपर्टी, चोरी का वस्तु बन गया, चोरी का सामान बन गया। अब ये लेके नहीं जा पाया तो क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अटेम्प्ट टू थेफ्ट किस सेक्शन में आता है ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट, सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। ठीक है, 511 में ये देखो, अगर लेके चला गया, काट दिया है, लेके चला गया तो 378, नहीं ले जा पाया तो 511, पर गिरेगा जरूर वो अगर नहीं कटा है। कटा नहीं है, बस उसका इंटेंशन है, उसका इरादा है कि मैं इसका पेड़ लेके जाऊंगा, ये पेड़ मैं काट के लेके जाऊंगा अपने साथ। ठीक है, उसका इरादा है कि मैं इस पेड़ को चुरा के ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इस पेड़ को लेके जाऊंगा ही। वो 8-10 लोगों से बोल भी दिया कि भाई मैं वो फला का पेड़ मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, अब वो जैसे मान लो मैं आपको कहानी के रूप में बताता हूँ। ठीक है, ये एक हैं एक्स, ठीक है, ये मालिक है एक बाग के। ठीक है, एक बाग है, उसके मालिक हैं। ठीक है, इनके पास बहुत सारे पेड़ हैं। तो अब जो ये ओनर हैं, ठीक है, इस बाग के, इनका एक दुश्मन है वाई। कौन है, एनिमी, इनका एनिमी वाई है। अब वाई जो है, ठीक है, लोगों से बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे कई भी सारे लोग हैं। ठीक है, ये कई सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं, उनके सामने जाकर के ये कहता है कि आई विल कट हिस्ट्री, आई विल कट हिस्ट्री एंड डिस्ट्रॉय हिम। ये कहता है कि मैं पेड़ को काट दूंगा और काटने के बाद बर्बाद कर दूंगा। ठीक है, अब सुनिए, मिस्टर एक्स जो हैं ये चले गए कहाँ, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, बोला कि मेरे पेड़ को चोरी होने से बचा लीजिए, मेरे पेड़ को कटने से बचा लीजिए, वो बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो क्या इस सिचुएशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है? नहीं कर सकती ना, क्योंकि भाई एक्ट तो हुआ ही नहीं है। किसी भी क्राइम के मेन एसेंशियल कौन कौन से होते हैं, मेंस रिया, एक्टस रिया, ठीक है, गिल्टी माइंड। देखो पहले तो 4 चीज होती हैं। ठीक है, उसके 4 एलिमेंट बता देते हैं। इसे बताने का यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। पहला कोई पर्सन होगा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है, फिर इंटेंशन होगा जिसको मेंशरिया बोलते हैं, फिर एक्ट होगा जिसको एक्टसरिया बोलते हैं, और फिर इसके बाद रिजल्ट आएगा। ये 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है किसी भी क्राइम को करने के लिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, तो बंदा क्राइम कर चुका है। ठीक है, अब उसका इंटेंशन है। अगर देखो किसी ने एक्ट किया बट इंटेंशन नहीं है तो क्या क्राइम हुआ? नहीं, बिना इंटेंशन के कोई एक्ट हो गया, भाई मेरा इरादा नहीं था किसी को मारने का, बस हो गया, तो मुझे रिलीफ मिल सकती है। ठीक है, मैं बच सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा है कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैंने बर्बाद थोड़ी ना किया। मैंने कहा था वो पेड़ में काटूंगा, मगर काटा नहीं ना, तो वाई ने पेड़ जब काटा नहीं तो उसको चोरी के जुर्म में कहाँ गिरफ्तार करोगे आप? ठीक है, जब तक अलग नहीं किए वो मूवेबल प्रॉपर्टी बनी नहीं। ठीक है, तो इस थेफ्ट के परव्यू में तो नहीं आएगा। बाकी उसको रोकने के लिए या उसको बचाने के लिए अगर पुलिस जो जरूरी कदम उठाए वो अलग बात है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक बात आता है, ठीक है, कि जब कोई बंदा, ठीक है, देखिए एक व्यक्ति है, वो पूछता है कि सर क्या ये बताइए कि प्रॉमिसरी नोट जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के, और रॉयल्टी जो होती है या फिर जो वारशिप होती है, ठीक है, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएंगे? तो सबसे पहली चीज़ कि जुडिशियली देखो, जब कोई चीज़ हमें डिफिनीशन से, एक्ट से मतलब कंफर्म नहीं होता है, तो उन चीज़ों को हम कहाँ देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, कि सुप्रीम कोर्ट ने इस टॉपिक पे कोई डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। तो काफ़ी विवाद चल रहा था
कि गवर्नमेंट के जो प्रॉमिसरी नोट होते हैं क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे कि वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे या क्या होगा, या रॉयल्टी जो आती है क्या वो होगा मूवेबल प्रॉपर्टी, जो फिर राइट ऑफ वारशिप है वो होगा, ठीक है, सेल ऑफ मोर्गेज प्रॉपर्टी, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, क्या ये सब, तो ये सब जो निकल के आए हैं, ये सब निकल के आए हैं कहाँ से, जुडिशियली डिसीजन से, कि ये सभी के सभी मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है, तो अब आगे समझने से पहले, ठीक है, हम आपको देंगे यहीं पे ब्रेक, और आगे की जो डिफिनेशंस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है।